हेलो बच्चों, आप सभी का आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसईआर 2025 के पेपर की। क्यों पेपर इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये पेपर प्रीवियस ईयर का है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको नए वाले पेपर का आइडिया लगता है। दूसरी बात क्या है कि जितने आप ज्यादा पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, तो नए वाले क्वेश्चन उन्हीं में से या उनमें से दो क्वेश्चनों को एक साथ मिला के नए क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। पेपर तो आपका सेम है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, 4 से 5 साल के पेपर कर लेना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली कई बार बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये बने रहिए, जो आपकी तैयारी को और क्या करेगा, बूस्टअप करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसईआर 2025 के पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, सबसे पहले 56 मार्क्स का पेपर होगा आपका, और यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? बहुत बढ़िया। इसमें पहला आपका सेक्शन डिवाइडेड है, तो पहला सेक्शन क्या है, ए। अब सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पूछा गया है कि एसआई यूनिट बताइए, किसकी बतानी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बतानी है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ई एस कॉस थीटा। ई देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज, और फोर्स अपॉन चार्ज इनटू सरफेस एरिया कॉस थीटा। अब देखिए, बहुत सिंपल, बहुत सरल। बल फोर्स की यूनिट न्यूटन पर कूलाम, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। इसको लिखने वाले हैं आप न्यूटन, कूलाम ऊपर जाएगा, कूलाम -1 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट। यस, हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट इज एफ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जल्दी बताइए। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ओके। यहां से आप देखेंगे कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। तो देखिए, इसको हम लिखते हैं तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, इसका होल स्क्वायर। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके पूरी तैयारी को बूस्टअप हम करेंगे, साथ साथ मैराथन क्लास पढ़ेंगे, और जितने भी पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, क्या है F1? तो देखिए, यहाँ पे F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो F1 बाय F2 इक्वल टू R2 बाय R1। F1 इज व्हाट, F। F2 इज व्हाट, F2 ही तो बताना है सर। R2 कितना है, तो कह रहे हैं इंक्रीजेस टू 2R, इंक्रीजेस टू 2R। तो यहाँ पे आप 2R लिखेंगे, यहाँ पे आप R लिखेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर। समझ आया क्या? बहुत बढ़िया। तो F बराबर F अपॉन F2, यह आएगा 4R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सॉल्व करिए। क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहा आपके पास में, तो ये रहा F बाय 4 इक्वल टू F2। क्या बना, F बाय 4 इंटू F2। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड यू नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, क्यू स्क्वायर बाय 2C हाफ CV स्क्वायर और QB बाय 2। बहुत अच्छा। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्लियर है? चलिए, आगे मूव करते हैं। देखिए, द एमीटर रीडिंग इन द एडजॉइंट सर्किट, एमीटर की रीडिंग बतानी है। ये आपको बीट स्टोन ब्रिज दिया गया है, और बीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। कैसे पता लगा सर बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। अब बैलेंस कंडीशन चेक करने का क्या तरीका है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। में एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, 5 5 5 लिखा है, आंसर 5 ही आना है। 10 10 10 लिखा होगा अगर यहाँ पे, तो आंसर 10 आना है। R R R लिखा होगा तो आंसर R आना है। ठीक है, अगर बैलेंस है तो ये बैलेंस ही है, क्योंकि R R R में बैलेंस ही होगा। अब बैलेंस है तो
इस बीच वाले को हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचा, आपके पास इतना सर्किट बचा 5 5 और ये भी 5 और ये भी 5। यहाँ पे हम जोड़ते हैं क्या, एक एमीटर, ये एमीटर लगा दिया सर। और यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया आपने। सेल कितने की है, 2 वोल्ट की है, प्लस माइनस ये क्या है 5 ओम, ये भी क्या है 5 ओम, ये भी क्या है 5 ओम, ये भी क्या है 5 ओम। ओके, चलिए 5 5 की सीरीज 10 ओम, इस 5 5 की सीरीज 10 ओम, 10 और 10 का पैरेलल 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट पढ़ा है आपने, आर अपॉन एन। आर मतलब 10, एन मतलब कितने हैं 10 10 के 2, तो 2, तो आंसर इज 5 ओम। दिस इज आर इक्विवेलेंट। चलिए अगर ये आर इक्विवेलेंट है सर, तो अब हमको इसमें अमीटर किसका मापन करता है, तो आप कहेंगे अमीटर तो धारा का माप, करंट का मेजरमेंट करता है। अमीटर मेजर द करंट, और अगर करंट मेजर करता है तो V बाय आर इक्विवेलेंट, V कितना है 2, आर इक्विवेलेंट कितना है 5, आंसर कितना है 2/5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, तो वी हैव टू मूव ऑन अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is in uniform magnetic field B. An electric charge Q is in uniform magnetic field V parallel to lines of force with velocity V. इतना कहा गया है, a uniform electric field B parallel to an electric charge Q is moving in uniform magnetic field B parallel to line of force with velocity V. चार्ज जो है वो पैरेलल जा रहा है with velocity V in uniform magnetic field। तो कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, बी क्यू वी साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एंड इफ स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन थीटा इक्वल टू 0, सो इट इज बी क्यू वी साइन 0। बताइए साइन 0 की वैल्यू क्या 0, सो फोर्स कितना 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m प्लेस्ड विद एन एंगल थीटा विद द फील्ड b प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सॉरी, सुनाओ ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। सो व्हेन ए मैग्नेट इज प्लेस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड विथ एन एंगल थीटा इन मैग्नेटिक फील्ड b द प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी इज, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एन एसी जनरेटर कन्वर्ट, क्या करता है भाई एसी जनरेटर कन्वर्ट, तो आप कहेंगे सर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट। फॉलोइंग सर्किट में क्या करना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस इंडक्टेंस, अक्रॉस कैपेसिटेंस। अब आपको अगर वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज का फॉर्मूला लगाइए, V इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए वैल्यू डालते हैं इसमें, तो V इक्वल टू वी आर, क्या है वी आर जल्दी बताइए 8, तो लिखा यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस वी सी 10 माइनस 4, सो दिस इज 10 माइनस 4 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर कितना 36, कितना हुआ टोटल, ये हुआ आपका 100, 100 का रूट कितना 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पूछ रहे हैं लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है लेंज लॉ, बहुत सरल एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि
द क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेस्ट्रॉन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस। अब आप ये एनसीईआरटी में गिवन है आपको कि जो क्लाइस्ट्रॉन वॉल्व है और जो मैग्नेस्ट्रॉन वॉल्व है इट इज यूज्ड इन माइक्रोवेव्स। किसमें यूज करेंगे? माइक्रोवेव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 and F2 are placed in contact with each other। क्या कहा गया है? Two thin lenses of focal length F1 and F2 are placed in contact with each other. The effective focal length of the combination. So we have to calculate effective focal length of combination. तो इस फॉर्मूले में इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज का फॉर्मूला लगाएंगे 1/F1 प्लस 1/F2। दिस इज F इक्विवेलेंट। अब आप एक बात बताइए कि 1/F इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? F1 F2, F1 से F1 कैंसिल तो क्या आएगा? F2 प्लस F1। तो F इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2। कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंफर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। वेव का ट्रांसवर्स नेचर किसने कंफर्म किया? जल्दी बताइए वेव का ट्रांसवर्स नेचर, क्योंकि वेव में दो नेचर होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर और एक होता है ट्रांसवर्स नेचर। तो ट्रांसवर्स नेचर इज फर्स्ट प्रूव्ड बाय पोलराइजेशन। लाइट की बात कर रहे हैं हम, लाइट के पोलराइजेशन से पता चला कि इट इज ऑफ ट्रांसवर्स इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वर्क फंक्शन इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे हैं कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको क्या करना है? आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करना है। और आइंस्टीन की इक्वेशन क्या बोलती है? आइंस्टीन की इक्वेशन बोलती है सर E इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए एनर्जी ऑफ फोटोन कितना गिवन है? 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे ई वी नॉट। क्लियर है क्या? 8 को ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8 इक्वल टू ई वी नॉट। यह आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ई वी नॉट। अब आप यहाँ पे एक बात देखिए, क्या ये ई से ई कैंसिल? वी नॉट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। कितना है? -13.6। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेट। तो कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेट। तो देखिए अगर ये -13.6 आपको गिवन है तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहां से? तो +13.6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें से क्वांटाइज्ड है? तो बोर्स हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज equivalent to, binding energy of nucleus is equivalent to, तो it is equivalent what? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। क्योंकि आप इस फॉर्मूले को भी पढ़ते हैं EB बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी इक्विवेलेंट किसकी होती है? मास डिफेक्ट के। ओके, क्योंकि डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं आपको ये बताना है। तो एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी आप मिलाते हैं? जल्दी बताइए। डोपिंग किसकी करते हैं? तो एन टाइप में हम पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं। और पेंटावेलेंट में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपका पी टाइप होगा तो आप ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे और मेजॉरिटी कौन हो जाएगा? होल हो जाएगा। तो एन टाइप में कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। किस पर पूछा गया है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पूछा गया है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी, एब्सोल्यूट जीरो पर रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट, रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट, तो कंडक्टिविटी जीरो। व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर? 0 केल्विन। 0 केल्विन पर
अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी 0 और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी इनफाइनाइट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ डिस्टेंस थर्ड पावर ऑफ डिस्टेंस। क्या लिखना है, थर्ड पावर ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि एंड ऑन पोजीशन पे फॉर्मूला होता है 2kp/d³ या 2kp/r³। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, इसको मोबिलिटी बोलते हैं, और मोबिलिटी म्यू से लिखते हैं। तो इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, मोबिलिटी। क्या लिखना चाहिए, मोबिलिटी। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहे हैं टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट, तो इट इज शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट। क्या कनेक्ट करेंगे, शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पॉजिटिव एंड लो, पॉजिटिव एंड लो, फेरोमैग्नेटिक पॉजिटिव एंड हाई, है ना, पॉजिटिव एंड हाई, डायमैग्नेटिक नेगेटिव, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव, तो पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होगी और क्या होगी, लो होगी, मतलब कम होगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू टाइम रेट चेंज ऑफ द सर्किट। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, देखिए इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt, this is the induced EMF magnitude. So the magnitude of induced EMF is equal to time rate of change of magnetic flux, क्या लिखना चाहिए, magnetic flux through the circuit, magnetic flux through the circuit. Next is in purely inductive circuit, AC circuit, alternating current lag behind the voltage by an angle pi/2 90 डिग्री। आप तीन बेसिक सर्किट के बारे में इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन से, एक तो रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। रजिस्टिव में फेज एंगल 0 डिग्री, इंडक्टिव में फेज एंगल pi/2, कैपेसिटिव में फेज एंगल pi/2, बट इसमें वोल्टेज करंट रिमेन्स इन सेम फेज। ओके, आर में वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स इन सेम फेज, एल में वोल्टेज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, voltage lag behind the current, voltage lag behind the current by an angle pi/2, और कैपेसिटिव में current leading to the voltage by an angle pi/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है when light from sodium lamp passes through the polarized sheet then intensity कितनी हो जाएगी, तो intensity becomes half, how much, intensity become half। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आपको बोला गया है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ लेनार्ड व्हेन रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल, कौन से रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल टू द इमीटर प्लेट ऑफ एविक्यूटेड ग्लास ट्यूब एनक्लोजिंग टू इलेक्ट्रोड, करंट फ्लोज इन द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, is credited to discovery of neutron, who discovered the neutron, चैडविक। बहुत सिंपल, बहुत सरल, who discovered the neutron, चैडविक discovered the neutron। the resistivity of semiconductor lie in between 10 to the power -5 ohm into meter to 10 to the power 6 ohm into meter। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन, आगे और आगे क्या है, निम्नांकित प्रश्नों के एक से गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 लाइंस। दिस इज द नेक्स्ट। तो फर्स्ट इज डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू 2l, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इस यही पूछा था आपसे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन एडजॉइंट फिगर। तो ए और बी में तो देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, जल्दी बताइए ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और 1 और 2 का पैरेलल तो C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2, C1 इज 1 C2 इज 2, तो कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड। अब इसका बनाओगे तो 6, ये 6 माइक्रोफेरेड है और ये 3 माइक्रोफेरेड है। सो दिस इज 6 सॉरी पिकोफेरेड नॉट माइक्रोफेरेड, दिस इज 3 पिकोफेरेड एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, और सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यू लिखते हैं 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो आंसर इज 2 पिकोफेरेड। कितना आने वाला है आंसर 2 पिकोफेरेड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इन द गिवन डायग्राम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज शोन आर wrongly, point out what is the wrong in this line। so magnetic field lines never intersect each other, ये आपकी गलती है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होती तो ये वाली बात ठीक होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m when it is allowed to oscillate in uniform magnetic field। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टॉर्क, तो फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, सो इट इज टॉर्क टॉ इक्वल टू क्या होगा m, m इज व्हाट स्मॉल m, सो हम लिखेंगे यहाँ पे m b sin थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। क्या आने वाला है टॉ इक्वल टू m b sin थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म इट इज टॉ वेक्टर इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दिस इज द टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स अ कॉइल, मैग्नेट जो है एक कॉइल के पास ला रहे हो आप। सो अ मैग्नेट इज ब्रिंग टुवर्ड्स द फेस ऑफ द कॉइल एंड व्हेनेवर द मैग्नेट इज ब्रिंग टुवर्ड्स द फेस ऑफ द कॉइल, तो लेंथ लॉ क्या बोलता है, इधर भी क्या बनना चाहिए साउथ बनना चाहिए, और अगर ये साउथ पोल बनेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये करंट कैसे बनना चाहिए इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा करंट। ओके करंट इज इन क्लॉकवाइज, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दिस इज द आंसर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, किसका डायग्राम बनाना है, फ्रिंज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है। तो देखिए इसमें आपको पता है कि सेंट्रल फ्रिंज इज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो सेंट्रल फ्रिंज तो होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की, एंड आफ्टर देन क्या होगी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी, और फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी तो कैसे बनेगा डायग्राम, तो देख लेते हैं इसका डायग्राम। देखिए इस तरह से ये फ्रिंज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज बन जाएगी, उसके बाद फिर से मिनिमम, और इस तरह से ये फ्रिंज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ होगा आपका। अगर ये फ्रिंज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ हो रहा है तो देखिए यहाँ पे फ्रिंज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको किस किस में ड्रॉ करना है ये भी एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज द इंटेंसिटी, दिस इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहाँ लेना है ऑन द वाई एक्सिस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या लेना है आपको इंटेंसिटी, और यहाँ पर क्या लेना है पाथ डिफरेंस, क्या लेना है पाथ डिफरेंस, तो दिस इज द पाथ डिफरेंस एंड दिस इज द इंटेंसिटी कर्व। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, इधर पे हम ले रहे हैं किसको इंटेंसिटी को, और इधर पे ले रहे हैं किसको पाथ डिफरेंस को। अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो इसको आप ऐसे ज्वाइन करवा सकते हैं इस वाली लाइन को, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है राइट वन लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो बोर एटॉमिक मॉडल इज, ड्रॉबैक क्या होगा, बोर एटॉमिक मॉडल ट्रू ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नॉट ट्रू फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो यही है बोर एटॉमिक मॉडल ट्रू ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब हम कई सारे लिख सकते थे बट ये सबसे शॉर्ट है, तो क्या है H लाइक He प्लस Li2 प्लस एक्सेट्रा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन।
सो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा, दो छोटे छोटे या दो से ज्यादा, सो व्हेन टू और मोर देन टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज टुगेदर और कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस, देन फेनोमेना इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जब आप क्या करेंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियाई को फ्यूज करेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं, ड्रॉ ए लेवल एक्सपेरिमेंट सर्किट डायग्राम फॉर स्टडिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज। किस कंडीशन में ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है भाई यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में। चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या क्या चाहिए फॉरवर्ड वाइज में, तो आप वोल्टेज मेजर करेंगे, करंट मेजर करेंगे, डायोड रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो देखिए ये डायोड हो गया और डायोड को आपको कनेक्ट करना है फॉरवर्ड वाइज में। ओके, डायोड का ये पी टर्मिनल, ये वाला एन टर्मिनल हो गया। इधर देखेंगे तो आपने क्या करना है, एक सेल लगा देनी है और इधर क्या करना है, करंट इसमें कैसा मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में, और मिली एम्पियर में, सो दिस इज मिली एमीटर। यहाँ पे क्या करना है, मिली एमीटर को कनेक्ट कर देना है, ये वी आई, ये वोल्टेज। अब देखिए वोल्टेज क्या है, बैटरी सोर्स है, तो यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल बैटरी लेते हैं, तो इस तरह से नेगेटिव को नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इस तरह से ये कनेक्ट होता है। ये पी साइड हो गई, ये एन साइड हो गई। अब क्या मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है। वोल्टेज को मेजर किससे करते हैं, तो आप कहेंगे सर वोल्टेज तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, और अगर वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे, वोल्टेज को हम किससे मेजर करेंगे जल्दी बताइए, तो आप कहेंगे वोल्टेज वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। तो एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करिए पैरेलल में, तो ये V हो गया, ये V के दोनों एंड्स हो गए, और इसको डायोड के एंड पर हमको कनेक्ट कर देना है। अब डायोड के एंड पे कनेक्ट करने के लिए एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये, और यहाँ पर आपको लिखना चाहिए क्या, पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखना चाहिए नेगेटिव। तो कह रहे हैं ड्रॉ लेवल एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लेवल करना है। तो लेवल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे मिली एमीटर। क्या लिखने वाले हैं हम, तो यहाँ पे बेटा हम लिखने वाले हैं मिली एमीटर। सो दिस इज मिली एमीटर, मिली एमीटर, ये आपका मिली एमीटर हो गया। ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड, और ये क्या है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वोल्ट मीटर। तो हम इसको लिखने वाले हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और क्या है ये, शेल, दिस इज सेल। तो ये लेवल डायग्राम हो गया, इतना आपको इसमें करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ राइट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, सिंपल, स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज द स्नेल्स लॉ, बहुत सिंपल, बहुत सरल। तो आपसे कह रहे हैं अब बर्तन के राइट स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, एक नंबर तैयार। नेक्स्ट कह रहे हैं एन इनफाइनेटली लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू 2k lambda बाय r, k इज व्हाट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 4.5 into 10 to the power 4, तो 4.5 10 to the power 4 is equal to 2k, k is 9 into 10 to the power 9 lambda अपॉन r, r क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए मीटर में तो 10 टू दी पावर -2। ठीक है, चलिए इसको करते हैं आगे सिंप्लीफाई, प्लस 4 से ये कैंसिल, 10 की पावर 5, और क्या कैंसिल हो रहा है, चलिए 9 5 जा 45, तो 0.5। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.5 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, और इसको लिखेंगे तो आपको आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, और यहाँ पे क्या बनेगा लेमडा। क्लियर है, ओके, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 लेमडा। अब तो बहुत सिंपल हो गया, क्या आपको नहीं लगता, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 5,
प्लस का 5 ऊपर जाएगा तो माइनस का 5, सो दिस इज 10 टू दी पावर -7 कूलाम पर मीटर। 10 टू दी पावर -7 कूलाम पर मीटर, दिस इज द आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो देखिए दिस इज ए कनकेव मिरर, दिस इज ए कनकेव मिरर, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कितना एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर मतलब ये पॉइंट, दिस इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ रेडियस, हाउ मच रेडियस, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें लाइट इस तरह से मूव करती है लेफ्ट टू राइट, और आपको ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करनी पड़ेगी इधर। मतलब यू कितना आने वाला है -15 सेंटीमीटर, और आर कितना आने वाला है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगी। पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ये आपको बताना है। चलिए, तो F इक्वल टू वॉट R/2, एंड व्हाट इज R -20/2, तो कितना -10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए ये -10 आ गया, तो पोजीशन ऑफ इमेज का फॉर्मूला लगाइए, 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ठीक है, अच्छा जी, तो 1/F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे UV, यहाँ पे V प्लस U। तो ये 1/F की वैल्यू आई है, तो बताइए F की वैल्यू क्या आएगी, F की वैल्यू आएगी UV/U प्लस V। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं जिससे आपको एलसीएम वगैरह में परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए इसमें वैल्यू लिखेंगे तो F इज इक्वल टू, बताइए व्हाट इज U, U आएगा -15, सो -15। ओके, इनटू आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे V को कैलकुलेट करना है। ओके, V को कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ तो आपको गिवन है, तो V को कैलकुलेट, चलिए यही वैल्यू डाल देते हैं 1/F। F कितना है -10 है, सो दिस इज -10 इक्वल टू 1/U, U इज व्हाट U -15, तो -15 प्लस 1/V। -15 को ट्रांसफर करिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका कितना +15, तो -1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/V। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 30, कितना आएगा एलसीएम 30। तो अच्छा 10 से ये कैंसिल, तो -3 प्लस 15 टू जा 30 इक्वल टू 1/V। ये तो 1/V की वैल्यू है, तो कितना आया है -1/30 इक्वल टू 1/V। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो V इज व्हाट, V आने वाला है आपका -30 सेंटीमीटर। इसको रिवर्स करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा था, पोजीशन -30 सेंटीमीटर, नेचर रियल, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इस टाइप का आपकी इमेज बनने वाली है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लस क्यू चार्ज। अब आप देखिए यहाँ हम 1 नंबर 1.5 नंबर में है, ये पूरा डेरिवेशन तो करने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप उतना करेंगे तो पेपर में टाइम आपका बहुत वेस्ट हो जाएगा। सो लेट्स से दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, दिस इज द पॉइंट पी, और पॉइंट पी पर हमने कंसीडर यहाँ पे किया है एक टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को कितना लेते हैं Q0। तब आपको पता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर होती है, और के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए के Q1 कैपिटल Q, Q2 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमको इसके बाद क्या लिख देना है, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन आपसे क्या बोलती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलती है वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। और ये पोटेंशियल एनर्जी बनाने में ये Q0 चार्ज आप कहां से लाए हो, इन्फिनिटी से लाए हो, और इन्फिनिटी से लाए हो तो वर्क का ये वाला फॉर्मूला हम इसमें डाल देते हैं। वर्क की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, के कैपिटल Q0 बाय, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आएगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पे हमको आर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आर।
सो के क्यू नॉट बाय क्यू नॉट इंटू आर। अब आप एक बात बताइए, क्या क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल। क्लियर हुआ? चलिए मूव, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज R1, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू concentric circular coils of radius R1 and R2 are placed coaxially with center coinciding where R1 is less than R2, obtain mutual inductance of this arrangement। आपको क्या करना है? इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट R1 is less than R2। So let's say this is R2, this is coil having radius R2। तो ये coil है जिसका रेडियस आपको R2 गिवन है, and this is another coil having radius R1, and this R1 coil is placed inside the coil of R2। Both coils are concentrics। Okay, these are two concentric coil। The this is the radius R1, this is the radius R1, and this one is the radius of R2। These are two coils having radius R1 and R2। Clear? Okay, this is this coil having radius R1 and this coil having radius R2। You have to given that R1 is less than R2। ये आपको गिवन है। ओके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे, सो वी हैव टू फ्लो द करंट इन आउटर कॉइल। क्या करना है हमको? इसमें आउटर कॉइल में करंट पास करना है। और आउटर कॉइल में अगर हम यहाँ पे करंट पास करते हैं तो लेट्स से दिस इज करंट I2, एंड अगर आप इसमें करंट पास करेंगे तो जो कॉइल जो सेंटर है इस कॉइल का, उस सेंटर पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस? तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट I2। लेट्स से दिस करंट इज I2 अपॉन 2r, r मतलब R2। दिस इज द B2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, व्हेन I2 current passed in second coil, then magnetic field at its center B2 equal to mu naught I2 upon 2r2। Okay, due to this current, this coil is placed in the magnetic field of this जो second वाली coil है, this वाली this coil R1, sorry, this first coil, this in second coil, and first coil is placed in magnetic field of second coil, so flux is produced in it। What amount of flux is produced in it? So it is phi1 equal to BA, तो B2A cos 0 degree, and current is flowing like this। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? इसमें आउटसाइड बनेगी, मतलब डॉट बनेगी। एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट, देन नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सो cos 0 डिग्री बनेगा। cos 0 की वैल्यू होगी 1। सो phi1 इज व्हाट? phi1 इक्वल टू B2 into A। Okay, and 5 put value of B2 from equation 1, so phi1 equal to B2 is what? I mu naught I2 divided by 2r2, and what is A is pi r square, तो pi r1 square। क्लियर है? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, I2 को अपॉन में लेते हैं, और अगर आप I2 को अपॉन में लेंगे तो ये बनेगा phi1 अपॉन I2 is equal to phi1 upon I2 equal to mu naught pi r1 square। So this is mu naught pi r1 square divided by 2r2। Okay, so this is your final answer। और phi1 upon I क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। So म्यूचुअल इंडक्शन is equal to mu naught pi r1 square divided by 2r2। This is your final result। क्या है? ये फाइनल रिजल्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ electromagnetic wave। So two characteristics of the electromagnetic waves are, first one is electromagnetic wave produced only by accelerated charge particle। पहला कैरेक्टर क्या है? electromagnetic wave produced by accelerated charge particle। second one is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई वेक्टर एंड बी वेक्टर वेरी साइनसॉइडली विद टाइम। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड ओनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे इसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? दीज वेव्स
do not require any medium for their propagation. चलिए, these waves do not required any medium, do not required any medium for their propagation, for their propagation. Okay, these waves do not require any medium for their propagation. These waves do not require any medium for their propagation. Okay, and in electromagnetic wave, E vector and B vector vary sinusoidal with time, and E and B both are perpendicular to each other. तो देखिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द लाइट वेव ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन एयर वाटर इंटरफेस। लाइट जो है वो एक एयर वाटर इंटरफेस पर इंसिडेंट कर रही है। ये लेट्स से एयर वाटर इंटरफेस, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करी लाइक दिस। ओके, एयर वाटर इंटरफेस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ओके, तो यहाँ से लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन, दैट इज लाइट इज मूव फ्रॉम एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर, और रेयर टू डेंसर जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी। इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज इन रिफ्रैक्शन, light remains unchanged in refraction. Okay, frequency of light remains unchanged in refraction. Okay, next one is, तो ये एक पार्ट हो गया इसका। फिर कह रहे हैं स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट रे। आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, क्या फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सो द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एंड दिस इज म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, दैट इज C1/C2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और अच्छे से लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। And what is the refractive index? So refractive index is 4/3. In air, light speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. We have to calculate speed of light in medium. किस में कैलकुलेट करना है, मीडियम में कैलकुलेट करना है। ओके, अगर मीडियम में कैलकुलेट करना है, एक बात और देख लेते हैं हम यहाँ पे। आपको कह रहे हैं द लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू वाटर सरफेस, इतनी वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट कर रही है, और आपको पता है कि इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, स्पीड वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो आप वहां से वेवलेंथ अगर पूछते तो भी जा सकते थे, यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करिए तो स्पीड इन मीडियम इज इक्वल टू 3 3 जा 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 4। वीएम को इधर भेज दिया, 4 को अपॉन में, 4 का डिवाइड लगाएंगे, 4 2 जा 8, तो 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। क्लियर है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2.25 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर टू यू? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं explain the law of refraction of light by using Huygens principle. We have to explain law of refraction of light by using the Huygens principle. So now let's say we move on the Huygens principle. क्या है Huygens principle? तो according to this principle, when a wavefront AB is a wavefront incident on refracting surface, this one is what? This is the refracting surface. ये आपकी क्या है? refracting surface. So whenever the light refracting surface, whenever the light incident on refracting surface, let's say this is the refracting surface AB and this is A dash, this point is A dash and this point is B dash. Okay, so we can say that let A dash be the refracting surface which separating the rarer and denser medium, and speed of light in rarer and denser medium is C1 and C2 respectively. A wavefront AB, this is the wavefront, AB is a wavefront, a wavefront AB is incident on refracting surface A dash B dash, and the light ray perpendicular to wavefront is, and the ray of light perpendicular to the wavefront, and according to Huygens principle, each point on the wavefront will waves as a new light source and they can produce the secondary waves.
So the wavelet from point A cover the distance c1 delta t in time delta t and reaches to point A. Similarly, the secondary wavelet at point B also cover the distance c2 delta t, क्योंकि ये मीडियम चेंज हो गया और मीडियम चेंज हो जाने पर आपका क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी रिफ्रैक्शन में, तो c2 डेल्टा टी. सो बाय टेकिंग c2 डेल्टा टी एज ए रेडियस एंड बी एज ए सेंटर, बी ड्रॉ द आर्क, और इस आर्क पर आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. सो ए डैश बी द ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विच एडवांसेस along the direction, let's say this is 1, this is 2, this is 3. अब 1 तो 1 dash, this is 2 dash and this is 3 dash, so which advances along the direction 1 dash 2 dash and 3 dash. Clear to you? Okay. चलिए अब हमने इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करना है. We have to prove here refraction of light. So to prove the refraction of light, we have to take an in right angle triangle. देखिए this is an angle 90 degree, this is 90 degree and this is also 90 degree. Okay, so we have to take a right angle triangle BAA dash or A dash BAB. So in triangle A dash A B, we have to take on a triangle A dash A B. In this triangle, sin theta is equal to sin I. Sin I equal to what? Perpendicular upon hypotenuse. Okay. अब perpendicular upon hypotenuse, so angle I के सामने जो side है, this is the perpendicular. So what is the perpendicular? Perpendicular is A dash divided by hypotenuse A dash B. Hypotenuse is what? A dash B. Now sin I equal to A dash. What is A dash? C1 delta T. And what is A dash B? A dash B is a common side. And equation number first. Now we have to take an in right angle triangle. In triangle, what? A dash B dash B. A dash B dash B. We have to take on this right angle triangle, and in this triangle sin R. Sin R is equal to perpendicular meaning B dash perpendicular upon hypotenuse A dash B, and B dash is what? C2 delta T divided by A dash B. This is the equation number 2. Clear to you? Now equation 1 dividing by equation 2, and on dividing equation first and second, what we get? So this is sin I upon sin R is equal to sin I upon sin R is equal to what is sin I? Sin I is C1 delta T divided by A dash B dash. एक minute, just 1 minute. This is C1 delta T divided by A dash B whole divided by C2 delta T upon A dash B. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि A dash B से A dash B कैंसिल, A dash B and A dash B both are cancel, तो ये क्या आएगा? C1 delta T upon C2 delta T. Delta T से delta T cancel, and we know that what is refractive index? Speed of light in one medium to speed of light in second medium. This is called as what? Refractive index of light. और अगर ये refractive index of light है तो C1 upon C2 को आप mu लिख सकते हैं. Mu is equal to sin I upon sin R. This is the law of refraction of light is proved by the help of Huygens wave theory. क्लियर हुआ आपको? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 11. Calculate the radius of dynamically stable orbit in hydrogen atom and total energy of their electron in orbit by Rutherford model. आपको Rutherford के मॉडल का यूज करना है और रेडियस कैलकुलेट करना है, एंड यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी. ओके, सो according to Rutherford atomic model, electron revolve only in those stable or electron revolve in circular orbit and required centripetal force for circular motion is provided by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. क्या बताया आपको? ध्यान दें. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में आपको रेडियस को कैलकुलेट करना है. सो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस
and required centripetal force for circular motion is provided by electrostatic force. So now we have to taken an electron is revolving around the nucleus in nth orbit. Okay, so this is the, let's say this is the electron revolving in nth orbit, radius is rn, speed is vn. Okay, clear to you? Okay, what is the radius? So electrostatic force is equal to centripetal force. What is electrostatic force? K, and this is the ZE. किसके लिए कैलकुलेट करना है एक बार देख लें आप. डायनेमिक हाइड्रोजन एटम है, सो दिस इज सिंपल, वी कैन सी दैट व्हाट इज जेडी प्लस ई. दिस इज नॉट जेडी, सिंपल हाइड्रोजन एटम के लिए आप यहाँ पे प्लस ई लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होगा. एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद स्पीड वीएम. सो के क्यू वन इज व्हाट ई, क्यू2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्यू1 अपॉन आर स्क्वायर is equal to centripetal force mv square by r. What is the centripetal force? So you know that centripetal force is mv square by rn. अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे एक rn से एक rn कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय rn इक्वल टू m vn स्क्वायर. अब बताइए व्हाट इज द रेडियस? तो रेडियस इज rn इज इक्वल टू, व्हाट इज रेडियस? Radius is Rn is equal to K E square divided by MVN square. This is the radius. K की वैल्यू पुट कर दें. K is what? 1/4 pi epsilon naught into E square upon MVN square. This is the radius of electron revolving in nth orbit of hydrogen atom. क्लियर टू यू? तो एक तो आपको रेडियस की कैलकुलेशन करनी थी, सेकंड क्या चाहिए, टोटल एनर्जी. एंड टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो देखिए दिस इज mvn स्क्वायर, इसको याद रखिए. तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर. तो हाफ m vn स्क्वायर. What is the value of mvn square? It is ke square upon rn. So it is 1/2 into ke square divided by rn. Okay, this is kinetic energy in nth orbit. क्या? ke square upon 2rn. Now potential energy की कैलकुलेशन करते हैं. एक सेकेंड इक्वेशन हो गई. We have to calculate the potential energy in nth orbit. So potential energy का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? un equal to k q1 q2 upon r. So you have to put all these values, और वैल्यूज को पुट करेंगे तो k q1 is e, q2 is minus e, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. क्या लिखेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लिखेंगे बिकॉज ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा. और नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है. सो स्केलर वी हैव टू टेक मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन, बट वेक्टर क्वांटिटी में हम साइन से काम चला लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर के कारण डायरेक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं. डिवाइडेड बाय Rn. So what is the potential energy? Potential energy is minus k e square upon Rn. But here we have to calculate the total energy. So total energy in nth orbit is the sum of kinetic energy and potential energy. This is the total energy. What is the kinetic energy? K e square upon Rn. K e square upon 2Rn minus what is the potential energy? K e square upon Rn. ये क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया. एलसीएम लेते हैं. व्हाट इज एलसीएम? 2Rn. तो दिस इज के ई स्क्वायर माइनस 2k e स्क्वायर. इसको करते हैं आप सिंप्लीफाई, और जब हम इन सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं देन वी गेट ई एन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2Rn. दिस इज द एनर्जी इन nth ऑर्बिट. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ज्यादा, सो ई एन इज इक्वल टू व्हाट इज के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर अपॉन 2Rn. ई स्क्वायर अपॉन 2Rn मल्टीप्लाई करिए. सो एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज माइनस 1 ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn.
दिस इज द टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। कैलकुलेट हो गई टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट एंड रेडियस इन nth ऑर्बिट। क्लियर टू यू? ये आपसे पूछा गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से आप क्या समझते हैं? एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास एंड एक्सप्लेन। एज ए फंक्शन ऑफ मास एंड एक्सप्लेन। ओके, so first of all we have to discuss what is nuclear force. So nuclear force, the force which is responsible to bind up the nucleons in very small volume of the nucleus, or the force which is responsible to bind up the nucleons in very small volume of the nucleus, or the force which is responsible to rotate the electron, to revolve the electron in different orbit around the nucleus. Such force is called nuclear force. तो देखिए यही definition है, the force which is responsible for motion of electron around the nucleus and which bound up the nucleons in very small volume of the nucleus is called what? Nuclear force. इस force को आप कौन सा force बोलेंगे? Nuclear force बोलेंगे। बहुत simple। बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात कर लेते हैं। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। So the curve is drawn in between binding energy per nucleon and mass number. This is the curve drawn in between binding energy per nucleon and mass number. अब देखिए कह रहे हैं explain. इस कर्व को explain करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? The binding energy per nucleon curve is drawn in between binding energy per nucleon and mass number, and binding energy of each atom is positive. Each nuclei, sorry, not atom, ये nuclei की बात चल रही है. So binding energy of each न्यूक्लियाई इज पॉजिटिव। तो इसमें देखिए बाइंडिंग एनर्जी जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सभी की बाइंडिंग एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव है। सो बाइंडिंग एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ईच न्यूक्लियन इज पॉजिटिव। क्लियर टू यू? सेकंड पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व shows that as the increases mass number then binding energy per nucleon increases and it become maximum for Fe56। किसके लिए सबसे मैक्सिमम है? आयरन के लिए। सो इट इज मैक्सिमम फॉर Fe56। ओके, इट इज नियरली 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और सम बुक्स इट इज आल्सो टेकन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर Fe। आफ्टर द Fe with the increase in mass number binding energy per nucleon get decreases। फिर देखिए और क्या देखेंगे आप? बाइंडिंग एनर्जी कर्व डिटरमाइन सर्टेन पीक्स। इसमें कुछ पीक्स हैं जैसे He4, 12C, 16O, लाइक दिस। ये है He4, 12C और ये है 16O। अगर आप यहाँ पे इनको इंडिकेट करना चाहें सो दिस इज He, 12C, 16O। तो दिस बाइंडिंग हैविंग सर्टेन पीक्स, ये पीक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस न्यूक्लियाई बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई, दैट इज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर न्यूक्लियंस। क्लियर टू यू? ओके, फिर देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऑन इंक्रीजिंग द मास नंबर मोर देन 170, बाइंडिंग एनर्जी कर्व डिक्रीजेस मोर रैपिडली। सो दीज न्यूक्लियंस split into two parts, two nearly equal mass fragment, and this process is called nuclear fission. Clear to you? When binding energy, when mass number is more than 170, then binding energy curve take downside turn which shows that binding energy per nucleon decreases, और डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। अब स्टेबिलिटी को न्यूक्लियस क्या चाहता है कि स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे? न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस करेंगे और दो पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे, जिससे बाइंडिंग एनर्जी, अब ब्रेक होंगे तो इधर की तरफ आएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी। सिमिलरली दोज न्यूक्लियंस या दोज न्यूक्लियाई which having mass number less than 10, A less than 10, they also having less amount of binding energy per nucleon. So to get the stability, these nuclei are fused together to form a heavier nuclei। जैसे 1H1 1H1 फ्यूज करके एक heavier nuclei बनाएगा, और heavier nuclei बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगी? थोड़ी सी स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। क्लियर है? ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं एक्सप्लेन द इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बेंड थ्योरी। सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को बेंड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करना है। नाउ तो जब भी सेमीकंडक्टर या हम इंसुलेटर या मेटल्स को बेंड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं, सो वी हैव टू टेकन टू बेंड। फर्स्ट वन इज व्हाट? पहला बेंड कौन सा होता है? बैलेंस बेंड, जिसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? कंडक्शन बेंड। अब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज
वो बाउंड है अपने पेरेंट एटम से, तो उनको फ्री करवाना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या है, ये दिस इज द बैलेंस बैंड विच बिलोंग्स टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। तो क्या कहेंगे, इन केस ऑफ इंसुलेटर बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी and the free forbidden energy gap between valence band and conduction band is more than 3 electron volt. That is, for diamond it is 6 to 7 electron volt. And whenever the energy supply to the electron present in valence band do not acquire that amount of energy, so they reach from valence band to conduction band. इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाएंगे वो कि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर पाए। दैट्स व्हाई द इंसुलेटर विल नॉट कंडक्ट करंट। क्या बोला है, so in insulator valence band completely filled with electrons and while conduction band is empty and forbidden energy gap between valence band and conduction band is greater than 3 electron volt. So electron in valence band will not acquire that much energy, so they will move from valence band to conduction band. So that's why insulator will not conduct current. अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करने लगे तो in case of semiconductor valence band is completely filled with electrons while the conduction band is empty. And the forbidden energy gap between valence band and conduction band is less than 3 electron volt. That is germanium, it is 0.72 electron volt, and for silicon, it is 1.12 electron volt. So, at 0 Kelvin temperature, semiconductor behaves like a insulator. So, conductivity 0, resistivity infinite. But whenever energy supply from the external source, then the electron present in valence band acquiring the kinetic energy and they move from valence band to conduction band. इस तरह से they move from valence band to conduction band and the electron reaches the conduction band will behave like a free electron and they are able to conduct current by applying the electric field. Okay, so initially semiconductor will not conduct current, but as the temperature increases then electron shifted from valence band to conduction band. That's why conduction in semiconductor will take place due to motion of electron in conduction band and motion of holes in valence band. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था लास्ट वाला, यहां तक हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, आपसे पूछ रहे हैं ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हमको क्या करना है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम ड्रॉ करना है एंड ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन फॉर obtain the balance condition for the galvanometer to give zero or null deflection using Kirchhoff's law. Kirchhoff's law का यूज करते हुए ये सब हमको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ, दिस इज द Wheatstone bridge and in Wheatstone bridge here we have to connected a galvanometer. Just 1 minute, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज द गैल्वेनोमीटर कैपिटल G and be connected a resistance to this galvanometer. अपोजिट साइड यहाँ पे आपने एक और रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है और वन मोर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड है। इस टाइप का ये आपका सर्किट है। इधर हमने एक सेल एंड दिस इज द की कनेक्ट कर रखी है और ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रॉ हो गया। प्लस माइनस is the cell, K is the key. Okay, this is P Q R S. Okay, we have to draw the balance condition by using the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law का यूज करना है और आपको बैलेंस सिचुएशन फाइंड आउट करनी है। So let's say I is the current flowing through this cell at point A. This is A, B, C and D. At point A, this current is divided into two parts. This is I1, this is I2. And this I1 current again here divided into two parts. This is I1 minus Ig. What is Ig? Ig is the galvanometer current. एंड यहाँ से I2 करंट आएगा और ये I2 करंट यहाँ से दो पार्ट में यहाँ से Ig आया, यहाँ से I2 आया। सो टोटल करंट इज I2 प्लस Ig। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया है, इसलिए बहुत अच्छे से समझे। तो ये हमने कंप्लीट व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन कर दिया। अब किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से इसमें बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करनी है। लेट वी हैव टू ट्राई हियर क्या एक दिस इज द फर्स्ट क्लोज लूप एंड दिस इज द सेकंड क्लोज लूप। ये दो क्लोज लूप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे।
ये फर्स्ट हो गया, दिस इज द सेकंड क्लोज लूप। क्लियर टू यू? ओके। नाउ इन क्लोज लूप ए बी डी ए, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप ए बी डी ए। ओके, एक क्लोज लूप ले रहे हैं आप, कौन सा ले रहे हैं? ए बी डी ए टू बी मूव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी बाय केवीएल, क्या अप्लाई कर रहे हैं? बाय केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और जब आप इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं, तो ए टू बी डायरेक्शन ऑफ करंट, आईआर प्रोडक्ट माइनस, तो माइनस, पहले तो केवीएल समझते हैं। व्हाट इज केवीएल? केवीएल का मतलब है सिग्मा वी इक्वल टू जीरो अप्लाई करना है आपको। ओके, अप्लाई करते हैं। ए टू बी डायरेक्शन ऑफ करंट, आईआर प्रोडक्ट माइनस, तो माइनस आई वन पी, दिस इज व्हाट? माइनस आई वन पी। ए टू बी, बी टू डी मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट अगेन आईआर प्रोडक्ट माइनस, तो माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। क्लियर टू यू? बी टू डी टू ए, डी टू ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में आईआर प्रोडक्ट प्लस होता है, तो प्लस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ओके। इन बैलेंस कंडीशन ऑफ बीटस्टोन ब्रिज, यहां पे लिखेंगे गैल्वेनोमीटर करंट आईजी इक्वल टू जीरो। क्लियर टू यू? तो ये आई जी जीरो हो गया, दिस इज माइनस आई वन पी, माइनस आई जी को जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस आई टू इंटू आर इक्वल टू जीरो। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आई वन पी इज इक्वल टू माइनस आई टू इंटू आर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट आई वन पी इक्वल टू आई टू आर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है? नाउ वी हैव टू टेकन वन मोर क्लोज लूप बी सी डी बी, तो हमने यहां पे लिखा इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप ले रहे हैं? इन क्लोज लूप बी सी डी बी, ये हम एक क्लोज लूप चूज कर रहे हैं। अगेन बाय अप्लाइंग किरचॉफ केवीएल, तो यहां पे लिखेंगे बाय केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और अगर आप इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ वापस से लगाएंगे तो देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो। चलिए बी से सी मूव करते हैं, बी टू सी डायरेक्शन ऑफ करंट आईआर प्रोडक्ट माइनस, और माइनस, तो दिस इज माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। ओके, बी टू सी आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। सी टू डी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस आईआर प्रोडक्ट, तो प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू अपोजिट डायरेक्शन आई टू प्लस आई जी इंटू एस। ओके, डी टू बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो। एंड अगेन इन बैलेंस कंडीशन आई जी इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो बैलेंस कंडीशन में आई जी जो है वो जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो ये जीरो डालो, तो दिस इज माइनस आई वन क्यू। यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो माइनस आई वन क्यू, यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो प्लस आई टू इंटू एस इक्वल टू जीरो। इसको इधर ट्रांसफर कर दो। जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे तो दिस इज माइनस आई वन क्यू इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करो तो माइनस आई टू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, आई वन क्यू इक्वल टू आई टू एस। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। ये क्लियर हुआ क्या? अब देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, इक्वेशन नंबर वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन क्या है? आई वन पी अपॉन आई वन क्यू। इक्वेशन टू क्या है? आई टू आर डिवाइडेड बाय आई टू एस। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, सो बैलेंस कंडीशन इज पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस। ये आपकी बैलेंस कंडीशन आ गई, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। सो दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लॉ। ये पूछा था आपसे, नल डिफ्लेक्शन बाय किरचॉफ्स लॉ। इसके और में क्या क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल? टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 and E2 whose internal strengths R1 and R2 respectively connected in series determine total EMF and total internal strength। सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ओके,
पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? ओके ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, एक मिनट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? तो देखिए, हमको पहले किसको डिफाइन करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ लेते हैं एक बार, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? तो देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कि व्हेनेवर करंट इज ड्रॉन और टेकन फ्रॉम द सेल, देन अपोजिशन क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्लो ऑफ करंट is called internal resistance. क्या होगा internal resistance? Whenever current is drawn or taken from the cell, whenever current is drawn or taken from the cell, then opposition created by electrolyte in flow of current within the cell is called internal resistance of cell. उसको हम क्या बोलते हैं? सेल का internal resistance बोलते हैं। ओके, चलिए, अगर उसको सेल का internal resistance बोलते हैं, so now we have to draw a diagram. दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, जैसे आपकी ये सेल होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड आपको इलेक्ट्रिक लाइटिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं आप इनको, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो फ्लो ऑफ करंट में अपोज करता है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये तो डेफिनेशन हो गई, समझ आई डेफिनेशन क्या बताई? व्हेनेवर करंट इज ड्रॉन और टेकन फ्रॉम द सेल, इस सेल से आप करंट लेंगे या सेल को करंट देंगे, तो व्हेनेवर करंट इज ड्रॉन और टेकन फ्रॉम द सेल, देन अपोजिशन क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन फ्लो ऑफ करंट विद इन द सेल इज कॉल्ड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब करते हैं हम डेरिवेशन की बात। तो देखिए, डेरिवेशन करना है हमको एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। तो पहले नेसेसरी डायग्राम बनाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल? लेट्स से हियर दिस इज द सेल 1, internal resistance R1, this is the cell 2, internal resistance R2 connected in series, plus minus, this is the cell E1, cell E2 having internal resistance R1 and internal resistance R2, both the cell connected in series, and these cells draw current I in the circuit. How much current they draw? They draw the current I in the circuit. Okay, चलिए, this is the point A, this is the point B, and this is the point C. अब एक एक करके एक एक सेल को डील करते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, टीपीडी की जरूरत पड़ेगी। एंड व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? V इक्वल टू E माइनस IR। तो हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टीपीडी अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट सेल, अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट सेल। चलिए, फर्स्ट सेल के पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे टीपीडी कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो आप लिखेंगे VAB इक्वल टू VA माइनस VB। चलिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, तो VAB की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी आएगी E1 माइनस IR1, बिकॉज सीरीज में तो करंट सेम रहना चाहिए, और अगर सीरीज में करंट सेम रहना चाहिए तो इसको हमने ऐसे लिखा VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस IR1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेम यहां पे क्या लिखेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टीपीडी सेकंड सेल अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकंड सेल के लिए, और सेकंड सेल के लिए बात करोगे तो हमने लिखना है VBC इक्वल टू E2 माइनस IR2। यहां पे लिखेंगे VB माइनस VC इक्वल टू E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज इफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सेल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सिंगल सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द सिंगल सेल, दोनों सेल के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, हैविंग EMF E equivalent and internal resistance R equivalent. This is the point A and C, and this cell send same current I in the circuit. ये सेल जो है वो सर्किट में I करंट ही फ्लो करेगी। What is the TPD? तो आपको लिखना पड़ेगा VA
माइनस वी सी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयर करने के लिए आपको ये वाली कंडीशन लानी पड़ेगी। तो हियर वी हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ऑन एडिंग तो क्या लिखना चाहिए हमको? ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इट इज वी ए माइनस वी बी प्लस, सेकंड को ऐड करो, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू, फर्स्ट को ऐड करो, E1 माइनस आई आर वन प्लस, सेकेंड को ऐड करो, E2 माइनस आई आर टू। बहुत अच्छा, सिंप्लीफाई करते हैं अगर आप इसको आगे, तो देखिए यहाँ पे क्या सॉल्व हो रहा है। VB से VB कैंसिल हो गया, ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, VB से VB कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे? VA माइनस VC इक्वल टू, ये बचा आपका E1 प्लस E2 इनटू, माइनस कॉमन लिया इसमें से तो I R1 प्लस R2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 को और 4 को कंपेयर कर लेते हैं एक बार। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को आप करते हैं कंपेयर, और इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। सो वी गेट हियर VC ई इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख रहा है? तो ई इक्विवेलेंट की जगह लिख रहा है आपका E1 प्लस E2। दिस इज द इक्विवेलेंट EMF ऑफ कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलिए, आर इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख रहा है? आई की जगह आई है, आर इक्विवेलेंट की जगह है आपका R1 प्लस R2। क्लियर है? सो दिस इज द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2 पार्ट में है क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा एक लेक्चर में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं इसी पेपर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।